नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए लास्ट और अंतिम दिन का ये पूरा क्लास होगा। ये आपका होगा यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए गेस पेपर, या यूँ कहें कि लास्ट हमारा पेपर जो होगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ पेपर होगा। और इसी 150 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये कह सकते हैं गेस पेपर, ये आपका पूरा 150 क्वेश्चन जो है ये टॉप मोस्ट 150 क्वेश्चन होगा अब तक के सभी जो हम लोगों ने तैयारियां किया है उसमें से छांट करके। तो दोस्तों यूपी टेट 2026 जूनियर लेवल पेपर 2 के लिए हम पूरे 150 क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें पहला भाग हमारा है 30 प्रश्न का आपका सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान का। तो सीडीपी के 30 प्रश्न को शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी के बाद आपका अंग्रेजी, फिर संस्कृत और लास्ट में एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन। तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से आखिरी तक। पूरे 150 क्वेश्चन को इस एकमात्र वीडियो में समाप्त करूंगा और ये हमारा लास्ट और अंतिम होगा, क्योंकि यही रात अंतिम है और यही रात भारी पड़ेगी हम लोगों को। तो दोस्तों चलिए हिम्मत करके हम लोग शुरुआत करते हैं इस पूरे वीडियो को। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है आपके स्क्रीन पर, यह है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में अमूर्त तर्क यानी कि अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और निगमनात्मक सोच डिडक्टिव रीजनिंग विकसित करते हैं। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, पियाजे के सिद्धांत की अंतिम अवस्था है जिसमें किशोर अमूर्त और तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं तथा परिकल्पनाओं का परीक्षण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम लर्निंग का मूल आधार क्या है। तो मूल आधार जो है यह है इनका सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरैक्शन। क्योंकि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यह मानता है कि संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अच्छा लड़की और अच्छा लड़का, गुड बॉय एंड गुड गर्ल अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है। तो ये आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। क्योंकि यह पारंपरिक स्तर के चरण 3 का हिस्सा है, जहां बच्चे दूसरों अर्थात माता पिता या अपने समाज की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अच्छा व्यवहार करते हैं। चौथा प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को समझने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो यहाँ 4 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। क्योंकि अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल बुद्धि से तात्पर्य ये होता है कि दूसरों को समझने और उनके साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता से होता है, जैसे कि शिक्षक या किसी नेता से आप बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन कह रहा था कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, वह कार्य जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो किसी वयस्क की सहायता से कर सकता है, इसके बीच का अंतर। ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जेडपीडी का मतलब होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, उस अंतर को दर्शाता है जहां एक बच्चा अकेले क्या कर सकता है और मार्गदर्शन यानी स्कैफोल्डिंग के साथ क्या सीख सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी का वह प्रकार जिसमें बालक को पढ़ने, शब्दों को पहचानने और अक्षरों का क्रम समझने में कठिनाई होती है, क्या कहलाता है। इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डिसलेक्सिया। क्योंकि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने यानी कि रीडिंग संबंधी विकार होता है, और डिसग्राफिया जो होता है ये लिखने संबंधी होता है। डिसकैलकुलिया आपका गणितीय अवधारणाओं को समझने संबंधित होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई में व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव शब्द का क्या तात्पर्य है। इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक और सशैक्षिक यानी कि स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन। क्योंकि
व्यापक का अर्थ है बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन करना, जिसमें पढ़ाई यानी कि शैक्षिक के साथ साथ उसके खेल, व्यवहार और कला यानी कि सहशैक्षिक का भी मूल्यांकन शामिल होता है। 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो उसकी भूमिका होनी चाहिए एक सुविधादाता की, एक फैसिलिटेटर की, क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक को एक सुविधादाता फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए, जो बच्चों को स्वयं ज्ञान का निर्माण करने, रचनावाद के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को एक ही नियमित कक्षा में एक साथ शिक्षा देना। क्योंकि समावेशी शिक्षा इस दर्शन पर आधारित है कि बिना किसी भेदभाव, जैसे कि शारीरिक, मानसिक या सामाजिक, इन सबके बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक ही नियमित स्कूल प्रणाली में सीखने का अधिकार दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ईएल थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में से कौन शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। क्योंकि थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 प्राथमिक नियम दिए हैं, जिसमें पहला है आपका तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडनेस, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका शामिल नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, 11वां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? यह 11 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीवी। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन और बाल केंद्रित शिक्षा के जनक जॉन डीवी को माना जाता है, और उनका मानना था कि शिक्षा करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होनी चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जॉन डीवी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये आपका आया था 2018 यूपी टेट के पेपर में। ठीक है, तो यहाँ 12 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीएफ स्किनर। स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, जिसमें पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जेंडर क्या है? जेंडर क्या है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यह एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। क्योंकि सेक्स यानी कि जेंडर जो है एक जैविक विशेषता है, जबकि जेंडर जो है समाज के द्वारा निर्धारित भूमिकाओं, व्यवहारों और अपेक्षाओं पर आधारित एक सामाजिक संरचना मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 14, 14वां प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति की निगरानी करना और फीडबैक देना। क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने के दौरान यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, जिसका उद्देश्य कमियों को पहचान करके उसमें तुरंत सुधार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बच्चों के समाजीकरण सोशलाइजेशन की प्राथमिक संस्था प्राइमरी एजेंसी कौन सी है? यहाँ 15 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, परिवार, फैमिली। क्योंकि बच्चों के परिवार बच्चे के समाजीकरण की पहली और प्राथमिक संस्था होती है। विद्यालय, मीडिया और धर्म जो है ये सेकेंडरी संस्थाएं मानी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, 16वां प्रश्न, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थियरी के अनुसार बच्चे मुख्य रूप से कैसे सीखते हैं? यहाँ 16 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण, इमिटेशन, मॉडलिंग और अवलोकन के द्वारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बंडूरा का मानना था कि बच्चे दूसरों यानी कि मॉडल्स के व्यवहार को देखकर और उसका अनुकरण करके सीखते हैं। उनका बोबो मॉडल यानी कि बोबो डॉल का एक जो प्रयोग था वो बिल्कुल इसी पर आधारित था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत थियरी ऑफ इनसाइट लर्निंग किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है? तो यह आपका कोहलर के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी कोहलर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग करके अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था, जिसका अर्थ है अचानक समस्या का समाधान खोजना। अगला 18वां प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में लड़कों को गणित में और लड़कियों को कला में अच्छा मानता है, यह किस चीज़ को दर्शाता है?
18 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप। क्योंकि जब किसी जेंडर के साथ समाज के द्वारा पूर्व निर्धारित धारणाओं को जोड़ा जाता है, जैसे कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, तो इसे जेंडर रूढ़िवादिता कहा जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न है प्रतिभावान यानी कि गिफ्टेड बालकों की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी बुद्धि लब्धि IQ 130 या उससे अधिक होती है और वे उच्च रचनात्मकता दिखाते हैं। क्योंकि प्रतिभावान बालकों का IQ सामान्य बच्चों से बहुत अधिक होता है और अक्सर 130 प्लस या 140 प्लस उनमें IQ होता है। उनमें अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, उच्च जिज्ञासा और समस्या समाधान की सबसे उन्नत क्षमता होती है। अगला 20वां प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किस शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव करती है। तो यहाँ 20 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 5+3+3+4। क्यों सही होगा? क्योंकि NEP 2020 पुरानी 10+2 प्रणाली को हटा करके नई 5+3+3+4 संरचना यानी कि फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी का प्रस्ताव करती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 21वां प्रश्न है विकास डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ 21 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्योंकि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया वॉर्म टू टॉम्ब है, यानी कि वृद्धि। वहीं पे अगर वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है। आगे 22वां प्रश्न है अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है वो सृजनात्मकता से संबंधित होता है, क्रिएटिविटी से। क्योंकि जेपी गिलफोर्ड ये मानते हैं कि अपसारी चिंतन एक समस्या के अनेक उत्तर सोचना सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की पहचान है, जबकि अभिसारी चिंतन जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो केवल बुद्धि से जुड़ा होता है। नेक्स्ट आगे 23वां प्रश्न है कक्षा में प्रेरणा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो 23 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सकारात्मक पुनर्बलन और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना। क्योंकि सकारात्मक पुनर्बलन जैसे कि प्रशंसा, पुरस्कार और ऐसे लक्ष्य जो बच्चे के स्तर के अनुकूल हो, यानी कि यथार्थवादी हो, छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा जगाता हो, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा था मानव विकास किन दोनों कारकों का परिणाम है। तो यहाँ 24 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि विकास, डेवलपमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण, व्यक्ति का विकास, इन दोनों कारकों की जटिल अंतःक्रियाओं का ही परिणाम होता है। नेक्स्ट आगे 25वां प्रश्न है स्कीमा का संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। 25 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जीन पियाजे। क्योंकि पियाजे के अनुसार स्कीमा ज्ञान की वह संरचना या पैकेट है जो हमारे मस्तिष्क में जानकारियों को व्यवस्थित और व्याख्यायित करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि डिस्फेजिया या अफेजिया का संबंध किस प्रकार के विकार से है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भाषा और संप्रेषण संबंधी विकार, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। क्योंकि देखिए अफेजिया या डिस्फेजिया मस्तिष्क की क्षति के कारण उत्पन्न भाषा विकार है, जिसमें व्यक्ति को दूसरों की बात समझने या खुद को व्यक्त करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शिक्षकों का सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ टीचर्स। क्यों? क्योंकि संसाधन कितने भी हों, लेकिन यदि शिक्षक का दृष्टिकोण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सकारात्मक और संवेदनशील नहीं होगा तो समावेशी शिक्षा सफल नहीं हो पाएगी। अगला 28वां प्रश्न प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में अधिगमकर्ता लर्नर की भूमिका कैसी मानी जाती है। तो यहाँ 28 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सक्रिय अन्वेषक और ज्ञान का निर्माता, एक्टिव एक्सप्लोरर। क्योंकि प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को एक सक्रिय खोजी माना जाता है जो अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रटंत विद्या से हट करके समझ और योग्यता आधारित मूल्यांकन। क्योंकि NEP 2020 360 डिग्री संपूर्ण समग्र मूल्यांकन कार्ड की बात करती है, जिसका उद्देश्य रटने के बजाय विश्लेषणात्मक
आलोचनात्मक सोच और वैचारिक समझ का आकलन करता है। तीसवां और आखिरी प्रश्न है सीडीपी में, सिफेलोकोडल सिद्धांत, सिफेलोकोडल प्रिंसिपल के अनुसार बालकों का शारीरिक विकास किस दिशा में होता है। तो 30 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सिर से पैर की ओर, हेड टू टो। क्योंकि सिफेलोकोडल दिशा का अर्थ है विकास सिर से शुरू होकर के नीचे पैरों की ओर यानी कि हेड टू टो बढ़ता है। और वहीं अगर बात करेंगे प्रॉक्सिमोडल का, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका है अगला भाग है हिंदी का। अब देखते हैं जूनियर लेवल पेपर 2 में हिंदी के 30 प्रश्नों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका हिंदी शुरू हो रहा है। हिंदी में आपका पहला क्वेश्चन है, यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें से कौन सी संधि होगी। ठीक है, तो यहाँ पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यदि धन अपि, यानी कि किसका है, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। यहाँ ई, यहाँ जो ई है, ई प्लस अ, ये मिल करके य का निर्माण करते हैं। और ये इको यणची जो सूत्र आपने पढ़ा होगा, इको यणची, इको यणची के सूत्र से यहाँ क्या होगा, यण संधि होगा। कौन संधि होगा, यण संधि। नेक्स्ट आगे दूसरा प्रश्न है, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पावन का सही संधि विच्छेद होगा आपका पौ धन अन। ऑप्शन नंबर बी, पौ धन अन बराबर पावन होता है। क्योंकि यहाँ पौ धन अन बराबर पावन, यहाँ जो है औ प्लस अ, ये दोनों मिलकर के आव का निर्माण करते हैं। और यह अयाधि स्वर संधि का उदाहरण है पावन। अगला है तीसरा, पीताम्बर में कौन सा समास है, यदि इसका विग्रह पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु किया जाए तो क्या होगा। तो ये है आपका बहुब्रीहि समास। क्योंकि जहाँ कोई भी पद प्रधान न होकर के अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। और यहाँ पीताम्बर से विष्णु जी का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न नंबर 4, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है। तो यहाँ हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। क्योंकि जिस समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो और वही प्रधान हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रतिदिन का अगर आप विग्रह करेंगे तो यहाँ प्रतिधन दिन होगा, प्रतिधन दिन। तो यहाँ प्रति जो है यही आपका क्या हो रहा है, इसको दिन को डेली में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अग्नि। क्योंकि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे कि अग्नि का तत्सम क्या होता है, अग्नि जो है ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होता है आग। आगे छठा प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ अलंकार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार। क्योंकि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और इस पंक्ति में जो त वर्ण है, ये त का जो है लगातार आवृत्ति हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, सातवां प्रश्न है, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दक्ता अधिका, इस प्रसिद्ध पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 7 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यमक अलंकार। क्योंकि जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। और यहाँ पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे का अर्थ होता है सोना। 8वां प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है आपका रति। श्रृंगार रस को रसों का राजा रसराज भी कहा जाता है और इसका स्थायी भाव जो होता है वो आपका रति यानी कि क्या होता है, प्रेम होता है। 9वां प्रश्न है, तिमिर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो तिमिर का होता है आपका विलोम, तिमिर का विलोम होता है आलोक। तिमिर का मतलब होता है अंधकार। तिमिर का मतलब क्या होता है, अंधकार। और अंधकार का विलोम क्या होता है, उजाला यानी कि आलोक यानी कि प्रकाश। आगे 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो अरविंद का होता है कमल। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
अरविंद, पंकज, जलज, नीरज, राजीव, सरोज, ये सभी क्या है, कमल के पर्यायवाची हैं। आगे 11वां प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए एक शब्द होता है आपका सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं और सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। 12वां प्रश्न, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ होता है मदद करने से साफ मना करना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऐन वक्त पर किसी काम के लिए साफ मना कर देना ही अंगूठा दिखाना कहलाता है। आगे 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी करेक्ट स्पेलिंग वाले शब्द का चयन करिए। क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका 13 नंबर के इस प्रश्न में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल। उज्ज्वल जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है, उज्ज्वल जो है, उज्ज्वल में आपका डबल ज होता है, दोनों ज जो है वो आधा आधा होते हैं, यानी कि व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। इसमें उज्ज्वल में हमेशा दोनों ज आधा आधा होंगे, देखिए आधा आधा दोनों है। आगे 14वां प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में पेड़ में कौन सा कारक होगा। तो यहाँ कारक हो जाएगा आपका अपादान कारक। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ किसी वस्तु का किसी स्थान या वस्तु से अलग होने, पृथकता का भाव हो, वहाँ पे अपादान कारक की विभक्ति होती है। 15वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कामायनी छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद के द्वारा रची गई खड़ी बोली का एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य था। 16वां प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान और गबन के लेखक कौन है, जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद करेक्ट हो जाएंगे। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट कहा जाता है। गोदान उनका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास था। 17वां है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं ध्वनि और वर्ण, ध्वनि या वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौलिक इकाई ध्वनि होती है और इसके लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। 18वां प्रश्न है, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होगा। कवित्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है और यहाँ शुद्ध वर्तनी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे 19वां प्रश्न है, विद्वान शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका विदुषी। ऑप्शन नंबर आपका ई करेक्ट हो जाएगा। पुरुष के लिए विद्वान तथा महिला के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। 20वां प्रश्न है, चौराहा शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है। तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और वह पूरे समूह का बोध कराए वहाँ द्विगु समास होता है। चौराहा मतलब होता है चार राहों का समाहार। अब दोस्तों आता है हिंदी का पेडागोजी। 10 नंबर के पेडागोजी आते हैं। अगला है आपका भाषाई कौशलों के विकास का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, क्योंकि बच्चा सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर अंत में लिखना शुरू करता है। 22वां प्रश्न है, हिंदी व्याकरण शिक्षण की किस विधि में पहले नियम बताए जाते हैं और बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। तो यहाँ 22 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा निगमन विधि, यानी कि डिडक्टिव मेथड, क्योंकि निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलता है और आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो नियम से उदाहरण की ओर जाना जो है वो आपका निगमन विधि कहलाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद शिक्षक को कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो यहाँ 24 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग प्रदान करना, क्योंकि निदान यानी कमियों के कारणों को जानना
उसके तुरंत बाद उपचार यानी उन कमियों को दूर करने के लिए विशेष शिक्षण देना, इसी को निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। 25वां प्रश्न है भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन और भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग में मुख्य अंतर का क्या आधार है? तो यहाँ 25 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भाषा का उपलब्ध परिवेश, इन्वायरमेंट। क्योंकि भाषा अर्जन स्वाभाविक और अचेतन रूप से परिवेश से होता है, जबकि भाषा अधिगम औपचारिक रूप से नियमों के माध्यम से विद्यालय में होता है। आगे 26वां प्रश्न है। 26वां प्रश्न है प्रसिद्ध भाषाविद नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जन्मजात, इनेट। क्योंकि चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, जिसे उन्हें लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD कहते हैं, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। 27वां प्रश्न है हिंदी भाषा की कक्षा में एक समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा में विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे होते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने से सभी प्रकार के बच्चों जैसे कि दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आगे 28वां प्रश्न है कविता पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कविता का रसास्वादन, भावानुभूति और सौंदर्य बोध कराना। क्यों? क्योंकि कविता मुख्य रूप से भावनाओं और रस पर आधारित होती है, इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को रसों की अनुभूति और कविता के भाव को समझाना होता है। आगे 29वां प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रेमेडियल टीचिंग का मुख्य कार्य होता है छात्रों को व्यवहारिक और अधिगम संबंधी कमियों को दूर करना। क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य उन कमियों और अंतरालों को भरना होता है जो निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से छात्रों के सीखने में पाए गए हैं। 30वां और आखिरी प्रश्न है आपका हिंदी में प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों के भाषाई विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समृद्ध भाषाई परिवेश, रिच लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट। क्योंकि यदि छात्र को अपने आसपास समृद्ध भाषाई परिवेश मिलता है जहाँ वह भाषा को सुन, बोल और प्रयोग करके सीख सके तो उसका भाषाई विकास सबसे तीव्र गति से होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे संस्कृत की ओर, जो कि तीसरा। दोस्तों अब लैंग्वेज सेकंड के रूप में देखते हैं संस्कृत भाषा में, पेपर 2 में लैंग्वेज सेकंड के रूप में संस्कृत भाषा को देखते हैं। अब इसके 30 क्वेश्चन को संस्कृत के क्वेश्चन को हल करते हैं। संस्कृत में दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है? तो वो है आपका संस्कृत में माहेश्वर सूत्र। संस्कृत में माहेश्वर सूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये कई बार पेपर में आया हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोग भी अपना जो है दिमाग लगाइए और बताइए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 14, क्योंकि महर्षि पाणिनि के अनुसार शिव जी के डमरू से 14 सूत्र निकले थे जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, और इन्हीं पर संपूर्ण संस्कृत का व्याकरण जो है वो आधारित है। प्रश्न नंबर 2 है संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वरों यानी अक्ष की संख्या कितनी है? तो यहाँ 2 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 9, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार मूल स्वर जो है वो टोटल 9 माने गए हैं। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए और औ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है आपका ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालु। क्योंकि सूत्र इसका होता है इचु याशना तालु। इसके अनुसार ई, बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई और पूरा च वर्ग यानी कि च, छ, ज, झ, ई और य और बड़ा वाला श, इन सभी शब्दों का जो उच्चारण स्थान होता है इन सभी वर्णों का वह आपका तालु से होता है। चौथा प्रश्न है विद्यालय पद में कौन सी संधि है? तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विद्याधन आलय यहाँ पे दोनों आ प्लस आ, ये दोनों आ मिल करके आपका आ का निर्माण करते हैं, और यहाँ अकह सवर्णे दीर्घ जो सूत्र लगता है अकह सवर्णे दीर्घ, इसी सूत्र के अनुसार
दीर्घ स्वर संधि होता है। आगे 5वां प्रश्न है बागीसह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बागीसा का संधि विच्छेद होता है आपका वाक धन ईस, ऑप्शन नंबर ए। वाकह वाक धन ईसह, यहाँ जत्व संधि यानी कि झला जशंते हुई है, जहाँ प्रथम वर्ण क अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण यानी कि ग में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 6वां प्रश्न है पितरौ शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक शेष द्वंद्व समास, क्योंकि माता च पिता च इस विग्रह से पितरौ बनता है, जो एक शेष द्वंद्व समास का प्रसिद्ध उदाहरण है। अगला 7वां प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यहाँ अब यथाशक्ति में समास हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, क्योंकि शक्तिम अंतिक्रमय, शक्ति अंतिक्रमय इति यथाशक्ति यानी पूर्व पद अव्यय होने के कारण यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 8 है संस्कृत में कुल कितने कारक माने गए हैं। तो संस्कृत में कुल कारक माने गए हैं 6, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्योंकि संस्कृत में मुख्य रूप से 6 कारक इसलिए माने गए हैं क्योंकि इसमें आपका पहला आता है कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, 5वां अपादान और 6वां है अधिकरण। संबंध और संबोधन को क्रिया से साक्षात संबंध न होने के कारण इनको कारक में नहीं माना जाता है। आगे 9वां प्रश्न है बालकाय मोदकम रोचते, वाक्य में बालकाय में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ हो जाएगा आपका चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रुच्यार्थना प्रियमाणः, संस्कृत के इस सूत्र के अनुसार जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है उसमें संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति होती है। 10वां प्रश्न है कि सह साथ के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ 10 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तृतीया, क्योंकि सहयुक्ते प्रधाने, संस्कृत में सूत्र है सहयुक्ते प्रधाने, इस सूत्र के अनुसार सह, साकम, सार्थम, सार्धम, समम इन सब के योग में तृतीया विभक्ति के प्रयोग होता है, जैसे कि रामः रामेण रामः, तो यहाँ रामेण सह। आगे 11वां प्रश्न है पठितुम में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा आपका तुमुन, ऑप्शन नंबर सी, तुमुन, क्योंकि के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़ता है, जैसे कि पठ, पठ धन तुमुन बराबर पठितुम, यानी कि पठ धन पठ धन तुमुन बराबर पठतिमुन। 12वां प्रश्न है गत्वा यानी जाकर में पद में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका डी, कत्वा, क्योंकि जब एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया की जाती है तो पूर्वकालिक क्रिया में कत्वा प्रत्यय लगता है, इसलिए आपका यहाँ पे गम धन क्या हो जाएगा, ये गम धन कत्वा बराबर ये हो जाएगा गत्वा। आगे 13वां प्रश्न है गच्छनम शब्द में कौन सा कृदंत प्रत्यय है। तो ये हो जाएगा आपका श्रित्य, क्षत्रि, यानी कि वर्तमान काल में हुआ, हुई, हुए अर्थ में पस्मदी धातुओं के साथ क्षत्र प्रत्यय यानी कि गम प्लस सत्य बराबर गच्छन होता है, मतलब कि गम प्लस सत बराबर होगा आपका गच्छन। 14वां प्रश्न है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। तो ये हो जाएगा आपका पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। देखिए अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ है, जिसमें कि 8 अध्याय हैं, इसलिए इसको अष्टाध्यायी कहा जाता है। 15वां प्रश्न है महाकवि कालिदास की विश्व प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है। तो ये है आपका नाटक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का सबसे प्रसिद्ध 7 अंकों का नाटक है, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा को दर्शाया गया है। आगे 16वां प्रश्न है किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो ये हो जाएगा आपका भारवी, ऑप्शन नंबर बी भारवी करेक्ट हो जाएंगे। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की एकमात्र परंतु अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। इसमें शिव
यानी किरात और अर्जुन, यानी कि भगवान शिव और किरात अर्जुन के युद्ध का वर्णन किया गया है किरातार्जुन नियम में। 17वां प्रश्न है संस्कृत में दा यानी देना धातु का लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा। 17 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ददती। ददती, क्योंकि दा धातु के रूप विशेष प्रकार से चलते हैं। इसका प्रथम पुरुष बहुवचन रूप ददती, ददाति, दतः, ददती होता है। यहाँ पे ददंती नहीं होगा कभी भी। आगे 18वां प्रश्न, नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या है। तो यहाँ 18 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नदीयः, क्योंकि नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होता है। नदी के आगे आपको हलंत लगाना है, नदीह बनता है। नदीम, नद्यो, नदीयः जो है ये आपका नहीं होगा। आगे 19वां प्रश्न है वयम, यानी कि हम सब किस सर्वनाम शब्द का रूप है वयम। तो ये है आपका अस्मद, ऑप्शन नंबर बी अस्मद करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वयम अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप है। यहाँ पे अहम, अवाम, वयम जैसे होता है। आगे 20वां प्रश्न है पंचगम में कौन सा समास है। तो यहाँ हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नदभिश्च सूत्र से, इसका सूत्र होता है नदभिश्च। नदभिश्च सूत्र से यदि किसी नदीवाची शब्द के साथ संख्यावाची शब्द आता है तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, जैसे कि आपका पंचान गदाना समाहार। अब दोस्तों आगे है आपका संस्कृत पेडागोजी, संस्कृत शिक्षण शास्त्र। 21वां प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल कौन सा है। तो ये है आपका श्रवणम, यानी कि सुनना, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम जो चलता है वो आपका LSRW लिसनिंग। इस सबसे पहले आपका लिसनिंग करना है, सुनना है आपको, उसके बाद से आपको बोलना है, फिर आपको राइट करना है, फिर आपको लिखना है। 22वां प्रश्न, नाटक शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी मानी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कक्षाभिनय विधि, समवाय विधि। देखिए विद्यालय स्तर पर नाटक शिक्षण के लिए समवाय विधि, जिसमें कक्षाभिनय का समन्वय होता है, सबसे श्रेष्ठ और व्यवहारिक मानी जाती है। आगे 23वां प्रश्न है व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे मनोवैज्ञानिक और उपयुक्त विधि कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपका आगमन और निगमन विधि, ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलता है और निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलता है। तो ये दोनों विधि मिलकर के व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, आगमन निगमन विधि। 24वां प्रश्न है रसास्वादन सौंदर्यानुभूति किस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ 24 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पद्य श्लोक शिक्षण। पद्य या कविता श्लोक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में रसास्वादन, भावानुभूति और सौंदर्यबोध का उत्पन्न करना होता है। 25वां प्रश्न है निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कारणों का पता लगाना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग कब किया जाता है। तो ये किया जाता है निदानात्मक परीक्षण के बाद, क्योंकि पहले निदानात्मक परीक्षण द्वारा कमियों का पता लगाया जाता है, उसके बाद उन कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। 27वां प्रश्न है संस्कृत में मौन वाचन का प्रमुख लाभ क्या है। प्रमुख लाभ है इसका दूसरों को बाधा नहीं पहुंचती तथा स्वाध्याय व एकाग्रता की आदत बनती है, क्योंकि मौन वाचन से पढ़ने की गति रीडिंग स्पीड बढ़ती है और अर्थ ग्रहण करने के साथ साथ एकाग्रता का विकास होता है। आगे 28वां प्रश्न है गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो यहाँ 28 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए शिक्षक चित्र, प्रत्यय वस्तु, वाक्य प्रयोग, विलोम, पर्यायवाची आदि सभी विधियों के द्वारा उद्बोधन, प्रवचन और स्पष्टीकरण का प्रयोग करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 29वां प्रश्न है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अधिगम की सफलता और विफलता का आकलन करके शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। क्यों? क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य सर्वांगीण विकास की जांच करना और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना होता है। 30वां और आखिरी प्रश्न है आपका संस्कृत में भाषा अधिगम में दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स का क्या महत्व है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह अमूर्त विषयों को मूर्त रूप दे करके
अधिगम को अस्थायी और रोचक बनाती है। क्यों? क्योंकि दृश्य श्रव्य साधन जैसे कि स्मार्ट क्लास या वीडियो या स्मार्ट पैनल पर पढ़ाना, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना, यह बच्चों की इंद्रियों यानी उनके सेंस को सक्रिय कर देता है, जिससे कि ज्ञान स्पष्ट और अस्थायी होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। लैंग्वेज सेकंड के रूप में अब देखेंगे हम लोग अंग्रेजी। नेक्स्ट दोस्तों, आगे अब देखते हैं क्वेश्चन अंग्रेजी भाषा के पेपर 2 जूनियर लेवल के लिए। क्योंकि लैंग्वेज में आपको भाषा 1 और भाषा 2 दोनों में से आपको 2 भाषाओं को चयन करना होता है, लेकिन हमने इसमें 3 भाषाओं को शामिल किया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेकंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा के रूप में कुछ लोग संस्कृत को लेते हैं और कुछ लोग अंग्रेजी को लेते हैं। तो मैंने इसमें अंग्रेजी और संस्कृत दोनों को समाहित किया है। जिसको अंग्रेजी सब्जेक्ट जिन्होंने लिया है वो अंग्रेजी वाले पार्ट को देख लेंगे, और जो संस्कृत लिया है वो संस्कृत वाले पार्ट को देख लेगा। तो चलिए अब आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी के 30 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अब आपका इंग्लिश में आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया पेपर 2 जूनियर लेवल में, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स सी रन्स वेरी फास्ट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ब है। क्योंकि हियर फास्ट मॉडिफाई द वर्ब रन्स टेलिंग हाउ सी रन्स, देयरफॉर इट एक्ट एज एन एडवर्ब। वेरी फास्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस हु रोड दिस बुक। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन। क्यों? क्योंकि इन पैसिव वॉइस हु चेंज टू बाय हुम, यानी कि हु को हम चेंज कर देते हैं बाय हुम में, फॉलोड बाय द हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज, सब्जेक्ट दिस बुक एंड वर्ब थर्ड फॉर्म रिटन। ठीक है, तो बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड आई एम हैप्पी टुडे। इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज हैप्पी दैट डे। क्योंकि इन इनडायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस एम, यहाँ पे एम जो है वो आपका चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि वाज में, एंड टुडे जो चेंज हो जाएगा वो आपका टुडे चेंज हो जाएगा आपका दैट डे में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑफ, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। क्योंकि यहाँ पे द एडजेक्टिव अफ्रेड है, एडजेक्टिव क्या है, अफ्रेड है, तो अफ्रेड के साथ इज ऑलवेज फॉलो बाय द फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ, तो अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल ही इज डैश यूरोपियन। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ऑप्शन नंबर ए, ही इज ए यूरोपियन। क्यों? क्योंकि ऑल्दो हमेशा यूरोपियन स्टार्ट्स विथ ए वोवेल लेटर ई, ये ई से हमेशा स्टार्ट होता है, तो इट्स प्रोड्यूस अ कंसोनेंट साउंड वाई यूरोपियन, हेंस इज ए यूज। यानी कि अगर ये वाई से शुरू होता तो यहाँ पे एन लगता, लेकिन ई से शुरू हुआ है तो यहाँ पे ए लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अबंडन। अबंडन का सिनोनिम क्या होगा, तो इसका सिनोनिम होता है आपका फॉरसेक, ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। अबंडन मीन्स होता है लीव कंप्लीटली, टू गिव अप, यानी किसी चीज़ को पूरी तरीके से लीव कर देना, गिव अप कर देना, छोड़ देना, विच इज एग्जैक्टली व्हाट फॉरसेक मीन्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम क्या होगा, तो इसका मीन्स होता है आपका पेसिमिस्ट, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्योंकि एन ऑप्टिमिस्ट लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स होपफुल। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, और पेसिमिस्ट लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग, जो पेसिमिस्ट होता है वो निराशावादी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें करेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड है वो कौन सा है, तो वो है आपका कमिटी, ऑप्शन नंबर सी। कमिटी की स्पेलिंग इसमें गलत, सही है, करेक्ट है, बाकी जो है वो ये सब गलत है कमिटी की स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 9, नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन लाइफ इज अ ड्रीम। जीवन एक सपना है, ये मेटाफर है, ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज ए मेटाफर इज एन इम्पाइल्ड स्माइल, हियर लाइफ इज अ डायरेक्टली स्टार्टेड एज अ ड्रीम विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक, एज और लाइक।
तो यहाँ जहाँ मेटाफर का मतलब क्या होता है, इस तरीके से कि सीधे उसको जीवन को ही सपना बना दिया। 10वां है कि गिव द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द वर्ड ऑनेस्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है यहाँ पे ऑनेस्ट, इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑनेस्टी। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा ऑनेस्टी, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिराइव्ड फ्रॉम द एडजेक्टिव ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का जो है वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑनेस्टी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा था फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ब नाइदर ऑफ द बॉय डैश कम येट। 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैज, बिकॉज neither of is followed by a plural noun but takes a singular verb, so has is the correct answer. neither of the boys has come yet, अभी तक कोई बालक जो है वो आया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एडम्स ए पीस ऑफ केक। जो एडम्स दिया गया है ए पीस ऑफ केक, इसका क्या मीनिंग होगा, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समथिंग वेरी इजी। मीन्स द एडम्स ए पीस ऑफ केक मीन्स अ टास्क दैट कैन बी अकम्प्लिश वेरी इजीली, यानी कोई चीज़ बहुत आसान चीज़ हो जाना, आसान काम होना। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चूज वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु लव मैनकाइंड, यानी कि एक शब्द में हम क्या कहेंगे जो ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड को, तो हम उसको कहेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ए फिलैंथ्रोपिस्ट इज समवन हु लव्स मैनकाइंड, फिल बराबर होता है लव, एंथ्रोपस मतलब होता है मैनकाइंड, तो ए मिसनथ्रोपिस्ट हेट्स मैनकाइंड। अगर मिसनथ्रोपिस्ट क्या हो जाएगा ये, तो ये मैनकाइंड को हेट करता है, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलैंथ्रोपिस्ट, जो मनुष्य को प्रेम करता है, आगे मानवता को प्रेम करता है। आगे 14वां प्रश्न, आइडेंटिफाई द टेंस आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। ये आपको वैसे ही पता चल रहा है कहाँ का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ऑप्शन नंबर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैव बीन लगा हुआ है तो यानी कि चौथा टेंस है ये, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, यानी कि मैं यहाँ पे पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन, ऑल्दो ही इज पुअर डैश ही इज ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका येट करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, यानी कि यद्यपि वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पेडागोजी, लैंग्वेज एक्विजिशन अक्यूर ओनली व्हेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू अ नेचुरल लैंग्वेज इन्वायरमेंट, बिकॉज लैंग्वेज एक्विजिशन, क्वेश्चन नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बट क्यों सही होगा, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस दैट रिक्वायर्स अ मीनिंगफुल इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज एंड नेचुरल इन्वायरमेंट सिमिलर टू हाउ चिल्ड्रेन लर्न देयर मदर टंग। बच्चे को ऐसा माहौल चाहिए रहता है जैसे वो अपनी मातृभाषा को सीखता है, वैसे ही वो अपने लैंग्वेज को सीख पाएगा जब उसको उस तरीके का इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज रिसेप्टिव स्किल्स इन लैंग्वेज लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लिसनिंग एंड रीडिंग। क्यों, बिकॉज लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिसेप्टिव स्किल्स बिकॉज लर्नर्स रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल्स। ओके, रिसेप्टिव मतलब क्या होता है, ग्रहण करने वाला, तो हम लिसनिंग और रीडिंग जो है ना वो ग्रहण करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड प्राइमरली फोकस्ड ऑन। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है प्राइमरली किस पर फोकस करता है, तो वो फोकस करता है आपका ऑप्शन नंबर बी को, रीडिंग एंड राइटिंग को, क्योंकि द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फसाइज रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, वोकैबुलरी बिल्डिंग्स एंड डायरेक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज टू द मदर टंग स्पीकिंग इज largely ignored. Okay, so reading and writing is the grammar translation method primarily focus reading and writing. Question number 19, the direct method of teaching English is known as। direct method को इंग्लिश में बोलते हैं natural method, option number A, because the direct method is also called the natural method because it teaches a foreign language in the same way one
वन लर्न्स देयर मदर टंग विदाउट ट्रांसलेशन। यानी डायरेक्ट मेथड हम बोलते हैं जैसे कि हम जैसे अपनी मातृभाषा को सीखते हैं वैसे ही हम किसी और भाषा को भी उसी तरीके से सीख पाएँ, उसको हम नेचुरल मेथड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कम्युनिकेटिव लर्निंग टीचिंग CLT लेज एम्फसाइज ऑन। इसको बोलते हैं मीनिंग एंड इंटरेक्शन इन अ रियल लाइफ सिचुएशन, CLTO। मतलब क्या होता है ना, CLT फोकस ऑन कम्युनिकेटिव competence, meaning learners must learn how to use the language effectively and appropriately in a real life communication। मतलब कि बच्चे किस तरीके से अगर आप अपने वास्तविक जीवन में उस बातचीत को करते हैं उस पर जोर देता है CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। 21 कह रहा है कि रेमेडियल टीचिंग इज डिजाइन फॉर। रेमेडियल टीचिंग किसके लिए डिजाइन किया गया है, तो ये डिज़ाइन किया गया है आइडेंटिफाई द लर्निंग गैप्स एंड रेक्टिफाइंग देम। यानी कि हम उपचारात्मक शिक्षण जो है बच्चे की कमियों को दूर करने के लिए करते हैं, सेम वैसा ही है। रेमेडियल टीचिंग इज मीन टू प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टूडेंट हु आर लॉगिंग बिहाइंड, हेल्पिंग देम ब्रिज लर्निंग गैप्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश इज कंडक्टेड टू। तो ये कंडक्ट करता है आपका ऑप्शन नंबर बी, फाइंड आउट द स्पेसिफिक वीकनेस एंड लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि लाइक ए डॉक्टर डायग्नोसिस ए डिजीज, जैसे एक डॉक्टर एक बीमारी को देखता है, ए डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्प अ टीचर पिन पॉइंट एक्स्ट्रा एरियाज वेयर स्टूडेंट आर फेसिंग डिफिकल्टी इन लर्निंग। वैसे ही एक टीचर जो है बच्चे की कमजोरियों को देखता है और उसका समाधान निकालता है, जैसे कि एक डॉक्टर जो है एक बीमारी का समाधान निकालता है। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली टू लोकेट ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब क्या है कि स्कैनिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग ओवर अ टेक्स्ट रैपिडली टू फाइंड अ स्पेसिफिक फैक्ट, डेट और नेम। स्कैनिंग। स्कीमिंग किसको बोलते हैं? स्कीमिंग इज रीडिंग क्विकली टू गेट द जनरल गिस्ट और मेन आइडिया। तो हम स्कैनिंग उसको करते हैं जैसे कि हम किसी टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं तेज़ी से और किसी स्पेसिफिक पीस को हम वहाँ पे रीड करके उसको छांट के निकाल रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ये मेन चीज़ है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन ए लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है लैंग्वेज में? तो ये होता है आपका फोनीम्स, जिसको हम बोलते हैं ध्वनि। बिकॉज a phoneme is the smallest distinct unit of sound a language that can distinguish word। एग्जाम्पल A, B, C, P, ये सारे वर्ड्स। क्वेश्चन 25 कर रहा है द यूज ऑफ रेलिया इन द लैंग्वेज क्लासरूम मीन्स ब्रिंगिंग। रेलिया जो है क्लास में कैसे यूज होता है, तो उसको बोलते हैं रियल लाइफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स। मीन्स रेलिया रेफर्स टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट लाइक अ रियल एप्पल, रियल मैप, रियल टिकट brought into the classroom to make learning more concrete and connected to the real world। यानी कि हम रेलिया में वास्तविक चीज़ों को क्लास में ला करके बच्चों को दिखाते हैं और उसको उसके वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि डिफ्थोंगस और ऑल्सो नोन एज। डिफ्थोंगस क्या होता है? ये होता है आपका ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग वॉवेल्स। ए डिफ्थोंगस इज अ साउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवेल इन अ सिंगल syllable where the sound begins as one vowel and moves glides toward another। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू NCF 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज एन डैश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। ऑप्शन नंबर आपका 27 में बी करेक्ट हो जाएगा, ग्लोबल लैंग्वेज। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल लैंग्वेज इन द मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। 28 करेक्ट रोल प्ले इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इन टीचिंग इंग्लिश बिकॉज इट। ये होता है आपका डेवलप्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। बिकॉज रोल प्ले प्रोवाइड्स अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस एंड डेवलप देयर कम्युनिकेशन स्किल्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग बाई सिमुलेटिंग रियल वर्ल्ड सिनेरियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म इन अ क्लासरूम शुड बी व्यू बाय द टीचर एज एन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसोर्स एंड एन एसेट। बिकॉज मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ कॉग्निटिव एडवांटेज, अ टीचर शुड यूज द मदर टंग ऑफ स्टूडेंट एज अ रिसोर्स टू फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ अ न्यू लैंग्वेज। बहुभाषिकता क्लास में जो है हमेशा वो
एक अवसर देती है नए लैंग्वेज को सीखने का। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि व्हाट डज द कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE एम्फेसाइज। CCE जो है वो किस पे जोर देता है, तो ये जोर देता है होलिस्टिक इवेल्युएशन ऑफ बोथ स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट ग्रोथ। CCE फोकस ऑन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। मतलब CCE जो है बच्चे के संपूर्ण सर्वांगीण विकास को समर्थन करता है। इवेल्युएटिंग नॉट जस्ट एकेडमिक स्कॉलिस्टिक बट ऑल्सो लाइक स्किल्स, वैल्यूज, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, सब कुछ को मतलब सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करता है और देता है CCE, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन अंग्रेजी के कंप्लीट हो गए। तो अब तक हम लोगों ने CDP बाल विकास मनोविज्ञान के 30 प्रश्न, हिंदी के 30 प्रश्न, संस्कृत के 30 प्रश्न, उसके बाद 30 प्रश्न अंग्रेजी के देख लिए। अब बढ़ते हैं सीधे चौथे पार्ट में। अब देखेंगे हम लोग 60 प्रश्न लगातार SST सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन के। अब दोस्तों यहाँ से आपका शुरू होता है यूपी टेट पेपर 2 जूनियर लेवल में SST सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन के 60 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में कल यानी परसों 2 तारीख को 100% आने की संभावना रहेगा। वही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर के इसमें आया हूँ। चलिए, तो यहाँ से इतिहास आपसे शुरू हो रहा है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस पहले नंबर के प्रश्न में। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो दोस्तों जरूर बताते जाइए, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो है पढ़ा रहे हैं आपको क्या जानकारी, आपको मतलब तैयारी कैसी चल रही है। तो यहाँ गुजरात करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका गुजरात। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख गोदीबाड़ा बंदरगाह था, जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है ऋग्वेद में सबसे पवित्र और सबसे अधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो ये है सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है और इसे नदीतमा यानी कि नदियों में सबसे उत्तम कहा गया है। तीसरा प्रश्न है प्रसिद्ध बौद्ध संगीति चौथी किसके शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो ये किया गया था कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चौथी बौद्ध संगीति कुषाण राजा कनिष्क के काल में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, जहां बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। चौथा प्रश्न है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो ये थे चाणक्य कौटिल्य, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। चाणक्य जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। उनका अर्थशास्त्र मुख्य रूप से राजनीति और प्रशासन पर आधारित था। पांचवा प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड नीति अपनाई थी। तो ये अपनाया था बलबन ने, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन ने विद्रोहियों और आंतरिक दुश्मनों को कुचलने के लिए कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। छठवां प्रश्न है महान यात्री इब्न बतूता जो रेहला पुस्तक के लेखक हैं किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था और सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। सातवां प्रश्न है अकबर के शासनकाल के प्रशासनिक और ऐतिहासिक विवरण वाली प्रसिद्ध पुस्तक आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं अबुल फजल, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। आईने अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबरनामा का ही तीसरा भाग था आईने अकबरी। आठवां प्रश्न है भारत में अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट भू राजस्व प्रणाली किसने और कब लागू की थी। तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदारों के साथ भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। आगे नौवां प्रश्न है 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ अवध में किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपका बेगम हजरत महल के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस काद्र को नवाब घोषित करके किया था। 10वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना 1885 में कहाँ की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बम्बई व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। 11वां प्रश्न है वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे।
तो यहाँ हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, जो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई थी। आगे 12वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन वर्ष 1917 में कहाँ से शुरू किया था? तो ये शुरू किया था चंपारण से, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बिहार के चंपारण में तीनकठिया प्रणाली नील की खेती के विरोध में गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। 13वां प्रश्न है, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब और कहाँ घटित हुई थी? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। रोलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर जनरल डायल ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। अगला 14वां प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह ऐतिहासिक कथन किसका है? तो यह है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान यह प्रसिद्ध नारा दिया था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक मूल मंत्र बना बाद में। आगे 15वां प्रश्न है, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? तो ये शुरू किया था साबरमती आश्रम से, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साबरमती आश्रम, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और 6 अप्रैल को दांडी में नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। 16वां प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद किसने की थी? तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे त्रिपुरी कांग्रेस संकट के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर के सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 17वां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन प्राचीन भारत के किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इतिहासकार बीएस स्मिथ ने समुद्रगुप्त की निरंतर विजयों, आर्यावर्त और दक्षिणापथ के विजय के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा था। आगे 18वां प्रश्न है, दिल्ली के मेहरौली में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। क्योंकि मेहरौली के लौह स्तंभ पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख है, जिसकी पहचान गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है और यह धातु विज्ञान का एक अद्भुत नमूना है। नेक्स्ट आगे 19वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने मिलकर किया था? तो ये किया था हरिहर और बुक्का ने, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के तट पर अपने गुरु विद्यारण्य के आशीर्वाद से विजयनगर संगम वंश की नींव रखी थी सबसे पहले। आगे 20वां प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे लक्ष्मण सेन के, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जयदेव बंगाल के सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन के महाकवि और दरबारी कवि थे। नेक्स्ट आगे अब भूगोल के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। 21वां है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन अर्थ ट्विंस भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बृहस्पति और शुक्र, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति है और शुक्र ग्रह को उसके समान आकार और द्रव्यमान के कारण पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। 22वां प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें मौसम की सभी घटनाएं, बादल, वर्षा, तूफान घटित होती है? तो ये होता है आपका क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर। क्योंकि क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे घनी और निचली परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन इसी में होते हैं। नेक्स्ट आगे 23वां प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है? तो ये करता है आपका समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। क्योंकि समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। 24वां प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो ये है आपका कन्याकुमारी, केप कोमोरिन, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जबकि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कैन इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है। आगे 25वां प्रश्न है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। 26वां प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा IST 82.5 डिग्री ईस्ट किस शहर के निकट से होकर गुजरती है? तो ये निकलता है आपका मिर्जापुर प्रयागराज के निकट। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर प्रयागराज से गुजरती है और ये ग्रीनविच समय 5.5 घंटे आगे चलती है। 27वां प्रश्न है, प्रसिद्ध चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है किस राज्य में स्थित है? तो ये झील है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में स्थित एक विशाल लैगून झील है जो जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। आगे 28वां प्रश्न है, दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है और इसके विशाल आकार के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। 29वां प्रश्न है, कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरते हुए एस्चुरी यानी कि ज्वारंधमुख बनाती है, डेल्टा नहीं? तो ये है आपका नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नर्मदा और तापी नदियाँ भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर के पश्चिम की ओर बहती हैं और डेल्टा 9 बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। 30वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत की किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, असम में। क्योंकि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिससे असम सरकार ने एक जिला भी घोषित किया हुआ है। आगे 31वां प्रश्न है, भारत में कपास कॉटन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो इसको मिलते हैं काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी। क्योंकि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है और यह दक्कन के लावा क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। 32वां प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो कहाँ स्थित है? तो ये आपका बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर सी। बैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित भारत और संपूर्ण दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। 33वां प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसका निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? तो इसका निर्माण होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, जो सुंदर वृक्षों यानी कि मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। आगे 34वां प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज कौन सी है? तो ये है आपका अरावली। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित और वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। 35वां प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है और इसकी तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो ये मापी जाती है सिस्मोग्राफ रिक्टर स्केल। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भूकंपी तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से रिकॉर्ड किया जाता है और भूकंप की ऊर्जा की तीव्रता रिक्टर पैमाने 0 से 10 पर मापी जाती है। 36वां प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की महासागरीय जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक तीव्र और गर्म जलधारा है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे बहती है। आगे 37वां प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, असम एक सींग वाले गैंडे। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व के 2/3 और एक सींग वाले गैंडों का घर है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। 38वां प्रश्न है, भूमध्य सागर की कुंजी के टू द मेडिटेरियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जिब्राल्टर जलडमरूमध्य, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, इसलिए इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। 39वां प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल्स किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका शरावती, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जोग जलप्रपात जिसको गरसोप्पा भी बोलते हैं, जोग जलप्रपात गरसोप्पा कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। आगे 40वां प्रश्न है, रबी की फसलों की बुआई किस अवधि के दौरान की जाती है? तो ये की जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
रबी की फसलों में जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों ये शीतकाल की शुरुआत यानी अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और बसंत ऋतु यानी कि मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। आगे अब आता है आपका 41वां प्रश्न। यहाँ से नागरिक शास्त्र और संविधान के क्वेश्चन शुरू होंगे। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य बने थे। 42वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया, जिसके तहत 3 नए शब्दों को जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। आगे क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसमें कौन से अधिकार शामिल हैं? तो ये है आपका भाग 3 मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में यह 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 44वां प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? तो ये कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, इसलिए अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। 45वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को किस समिति की सिफारिश पर और किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये लिया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति, पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर। क्योंकि यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। वर्तमान में यह कितना हो गया है? 11 हो गया है। 46वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI। ऑप्शन नंबर आपका बी। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। 47वां प्रश्न है, राज्यसभा उच्च सदन का पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होता है? तो ये होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका बी। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 89A के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, हालांकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट आगे 48वां प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक कोरम यानी गणपूर्ति कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका कुल सदस्यों का 1/10 भाग। ऑप्शन नंबर आपका बी। मतलब कि अनुच्छेद 103 का भाग 3 के अनुसार सदन की बैठक के लिए कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी लोकसभा में लगभग 55 सदस्य होना अनिवार्य है। 49वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था और इसे किस अनुसूची में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था आपका 73वें संविधान संशोधन और 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य सौंपे गए थे। 50वां प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन को किस वर्ष मौलिक अधिकार बनाया गया और यह किस अनुच्छेद में है? तो यह है आपका 2002 अनुच्छेद 21A। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार दिया गया। आगे 51 नंबर पर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है आपका जर्मनी का वाइमर संविधान। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के भाग में अनुच्छेद 352 से 360 तक 3 प्रकार के आपातकालों का वर्णन किया गया है, जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 52 नंबर अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था और इसका गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका आंध्र प्रदेश 1953 में।
अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर पहले राज्य के रूप में किया गया था। अब आते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र पेडागोजी में। 53 नंबर पर अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आगमन विधि इंडक्टिव मेथड की क्या विशेषता होती है? तो ये होता है आपका उदाहरण से नियम, सामान्यीकरण की ओर जाना। ऑप्शन नंबर आपका बी। मतलब कि आगमन विधि बाल केंद्रित होता है, जिसमें छात्र पहले विशिष्ट उदाहरणों का अवलोकन करते हैं और फिर एक सामान्य नियम या सिद्धांत का निर्माण करते हैं। 54 नंबर पर अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय एकता और नागरिक चेतना के साथ आलोचनात्मक सोच का विकास करना। मतलब कि एनसीएफ 2005 ये मानता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को रटने की बजाय सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने के लिए आलोचनात्मक और रचनात्मक क्षमता का विकास करना चाहिए। आगे 55 नंबर पर अगला प्रश्न है, कक्षा में इतिहास पढ़ाते समय प्राथमिक स्रोत प्राइमरी सोर्स का उदाहरण कौन सा है? तो प्राइमरी सोर्स के रूप में हमेशा आपका आता है अशोक के शिलालेख या तत्कालीन सिक्के। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्रोत वे वस्तुएं या दस्तावेज होते हैं जो सीधे उस कालखंड या घटना के समय निर्मित या लिखे गए हों, जैसे कि सिक्के, शिलालेख या डायरियां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है 56 कि भूगोल शिक्षण में ग्लोब का उपयोग मुख्य रूप से किस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का वास्तविक त्रिविमीय प्रतिरूप, अक्षांश, देशांतर और घूर्णन समझाने के लिए। क्योंकि ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक लघु मॉडल यानी कि 3D मॉडल है, जो अक्षांश, देशांतर, दिन और रात का होना, घूर्णन जैसी अमूर्त भौगोलिक अवधारणाओं को स्पष्ट करने का सबसे सर्वोत्तम साधन माना जाता है। आगे 57 नंबर पर अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्ग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह छात्रों में व्यवहारिक, सहयोगात्मक और खोजी अधिगम कौशल का विकास करता है। क्योंकि परियोजना कार्य करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होता है, जिससे छात्रों में वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से सहयोगात्मक और समस्या समाधान कौशल विकसित होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर पर अगला प्रश्न है, संसद की कार्यप्रणाली को समझाने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए कौन सी गतिविधि सर्वोत्तम होगी? 58 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मार्क पार्लियामेंट युवा संसद का आयोजन करना। क्योंकि मार्क पार्लियामेंट यानी भूमिका निर्वहन, रोल प्ले एक अनुभवात्मक गतिविधि होती है, जिससे छात्र संसद के कामकाज, वाद विवाद और कानून निर्माण की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 59 नंबर पर अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य बल किस पर होता है? तो इसका मुख्य बल होता है बालकों के विकास के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और गत्यात्मक पहलुओं का निरंतर मूल्यांकन करना। क्योंकि CCE का उद्देश्य केवल अकादमिक यानी कि एकेडमिक ही नहीं, बल्कि छात्र के व्यक्तित्व के सभी पक्षों को, शैक्षणिक और सशैक्षणिक, इन सभी का निरंतर और व्यापक रूप से मूल्यांकन करना होता है, ताकि सुधारात्मक कदम उठाया जा सके। 60 नंबर पर आखिरी प्रश्नों का आपका इस वीडियो में, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में विविध प्रकार के चित्रों, कार्टूनों और केस स्टडीज को शामिल करने का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विषय वस्तु को अधिक आकर्षक, सुगम और विचारोत्तेजक बनाना। केस स्टडी और दृश्य सामग्री अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप देती है और छात्रों को गंभीर चिंतन और वास्तविक घटनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में आज हम लोगों ने देखा है यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए पेपर टू जूनियर लेवल के लिए पूरा पेपर था। ये सभी 150 टॉप मोस्ट 150 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है इस वीडियो में। 180 क्वेश्चन को देखा है हम लोगों ने, क्योंकि हमने इसमें CDP के 30 प्रश्न, हिंदी के 30 प्रश्न, 30 प्रश्न आपके संस्कृत के 30 प्रश्न भी हमने पढ़ा है, अंग्रेजी के 30 प्रश्न हमने पढ़ा है और 60 प्रश्न हमने SST के टोटल 60 क्वेश्चन लिए हैं। तो आपका 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120 और 6 180 क्वेश्चन को हम लोगों ने पूरा इस वीडियो में शामिल किया है।
और ऐसा वीडियो मुझे उम्मीद है पूरे यूट्यूब पे आपको अभी तक नहीं मिला होगा। 150 क्वेश्चन का वीडियो आपको मिला होगा, लेकिन 180 क्वेश्चन का नहीं मिला होगा। तो ये हमारा एक ऐसा मैराथन पूरा क्लास था, पूरा गेस्ट पेपर था, जो परसों आपका परीक्षा होने वाला यूपी टेट 2026 का 2 जुलाई को, उस परीक्षा के लिए बहुत कारगर होगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी यूपी टेट पेपर 1 का भी सेम ऐसा ही वीडियो मैं आपको 1 से 2 घंटे में फिर से दे रहा हूं, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।